मुझे जब उस बार एक मीटिंग में भाग लेने बम्बई जाना पड़ा, तब मेरे सम्मुख मुख्य समस्या आई थी, आवास की। कहाँ रहूंगी वहाँ? तभी अचानक याद आया कि नीरा भी तो वहीं रहती थी। नीरा मेरे दूर संपर्क की चचेरी ननद थी। पहले उसे यूं ही अचानक अपने आगमन की सूचना देने में थोड़ा संकोच भी हुआ था। जनसंकुल बम्बई का जीवन कितना कठिन है और वहाँ के संकुचित सीमित आवास में आतिथ्य निभाने में मेजबान के प्राण कैसे कंठगत हो जाते हैं। पर यह जानकर भी मुझे नीरा को लिखना ही पड़ा था, क्योंकि किसी होटल में रहने का साहस मैं नहीं संजो पाई थी। नीरा का फ्लैट बहुत छोटा होते हुए भी बहुत सुंदर था। 32 फ्लैटों के गुलदस्ते रात को दूर से देखने पर किसी बंदरगाह पर खड़े सुंदर जहाजों से ही लगते हैं। नीरा का बंबई का जीवन बहुत ही व्यस्त था और नीरा को वो जीवन बहुत पसंद था। 3 वर्षों के बंबई प्रवास ने उसका कायाकल्प कर दिया था। वैसे भी वो पिथौरागढ़ के उस अनजाने गांव से बंबई आई थी, जहां उसके विवाह तक कुमाऊं मोटर यूनियन की बस भी नहीं पहुंच पाई थी। उन दिनों मोटर रोड का निर्माण कार्य चल रहा था और मुझे आज भी याद है, लगन का समय बीता जा रहा था और उसकी बारात अब तक नहीं पहुंची थी। बड़ी देर बाद उसकी बारात के थके मांदे बाराती बिना किसी बैंड बाजे के ऐसे चले आए जैसे कोई मातमी जुलूस हो। पहाड़ी लद्दू घोड़े में बैठा उसका सजीला दूल्हा भी वर्षा में भीग भाग कर एकदम अनाकर्षक लग रहा था। उधर नीरा बहुत आकर्षक न होने पर भी कामदार लहंगे दुपट्टे में बड़ी प्यारी लग रही थी। नए गहने, कपड़े, नया जीवन साथी का उल्लास उसके गदबदे गोल मटोल चेहरे पर लज्जा का अंगराग बिखेर उसकी उजली हंसी को और भी उज्जवल बना गया। किंतु आज की नीरा की न तो वेशभूषा में न वाणी में वो पहाड़ी ढीलम ढाल लटका था, ना ही उसके आतिथ्य में। उसके मुंह से मैंने बोला, तुमको होना क्या, ऐसी विभिन्न प्रदेशी उच्चारण सुना तो मैंने उसे टोका भी था। ये कैसे बोलने लगी हो नीरा? क्या हो गया है तुम्हारी हिंदी को? क्या करूं भाभी, मेरी पड़ोसन है ना, हैदराबाद की है। इसी से बोली मर उसकी छाप लग गई है। आज तुमसे मिलवाऊंगी उसे, बहुत ही प्यारी लड़की है। नीरा की पड़ोसन राज्यम बम्बई के एक प्रसिद्ध होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। उसके पति मद्रास में ही किसी दवा की विदेशी फर्म में काम करते थे। दोनों का वेतन भी अच्छा खासा था। उस पर उनकी एकमात्र पुत्री ननिहाल में पल रही थी। राज्यम स्वयं ऊटी के कॉन्वेंट में पढ़ी थी। इसी से अंग्रेजी का उच्चारण, उठने बैठने का सलीका, सब कुछ मेम साहबी था। वेशभूषा में भारतीय संस्कृति का लवलेश भी नहीं था। टखनियों तक झूल रही मैक्सी, बायां भाग किसी समृद्ध थिएटर के रेशमी पर्दे की भांति बीचों बीच उन्मुक्त औदार्य से खुली परतों को समेट लेती। किंतु उस कौशल में भी उसकी सधी पूर्वाभ्यास से की गई उदासीनता मैंने कनखियों में ही पकड़ ली थी। गुलाबी रेशम की खुली भांज के बीच रह रहकर उसकी गुलाबी रेशमी जंघा की क्षणिक छटा बिजली सी कौंध जाती। किंतु उसके चेहरे पर वही स्वाभाविक सौम्य स्मित खेलता रहा, जैसा उन सर्कस सुंदरियों के चेहरे पर रहता है, जो बलिष्ठ भर की रेशमी कोपीन पहने टैपीज के झूलों पर ऐसी उदासीनता से सर से निकल जाती हैं। उसकी मैक्सी का गला भी इतना खुला हुआ था जैसे किसी पर्वत श्रेणी पर फिसल रही पहाड़ी झरने के वेग से झरझराता हुआ नीचे उतर गया था। पतली गर्दन में सोने से जड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, गेरुए रंग की शॉर्ट सिल्क की मैक्सी और कंठ की रुद्राक्ष कंठी से मेल खाता उसका केश विन्यास भी था। संसार त्यागी अवधूत के उस जटा जूत में एक भी रुद्राक्ष की माला लपेटी गई थी। हाथ में वैसा ही मेल खाता हुआ रुद्राक्ष का कंगन भी था। बाद में नीरा ने बताया कि वो जूड़े का लेटेस्ट स्टाइल है, फारीदाबा हेयर स्टाइल। भाभी, उसने बड़े गर्व से अपनी श्रृंगान पटु सहेली की उपस्थिति में ही उसका प्रशस्ति पत्र पढ़ दिया था। हम तुम पर थोड़े ही ना अच्छी लग सकती है, यह तो राज्यम ही है, कैसी भी बनकर बाहर निकल पड़े लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। बात तो ठीक ही कह रही थी मीरा। लड़की वास्तव में व्यक्तित्व संपन्ना थी, कुर्गी थी, इसी से रंग भी एकदम चिट्टा सुर्ख। उस पर कुछ ब्लश ऑन की महिमा थी, कुछ प्लग कलर्ड लिपस्टिक की। उसे देखकर मुझे वाजिद अली शाह की जोगिया बेगम सिकंदर महल का स्मरण हो आया। क्या होगी कोई 23-22 साल की लगभग उम्र उसकी, किंतु व्यवहार अल्हड़ षोडशी का। होटल की रिसेप्शनिस्ट थी,
इसी से लच्छेदार छल्लेदार बातों में पारंगत थी। मेरा परिचय पाते ही वो मेरे पास अपना मोड़ा खिसका लाई। सो यू आर अ राइटर, हाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या लिखती हैं आप, उपन्यास, कहानी या नाटक? जी में तो आया कि कह दूं, तुम्हें देखकर तो अभी 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 एक नाटक लिखने का मन कर रहा है। पर तब क्या जानती थी कि एक दिन उसे ही नायिका बनाकर लेखनी स्वयं ही मुखराम बन उठेगी। रात का खाना राज्यम नित्य नीरा के साथ ही खाया करती थी। मैं नीरा का व्यवहार, फुर्ती और पाक कौशल देखकर मुग्ध हो गई। एक बलिष्ठ के अपने उस गुफा से संकरे चौके में उसने इतनी चीजें कब बना दी और कैसे? ना उसके पास कोई नौकर था न मेहरी। फिर भी जितनी देर मीटिंग में रही उसने न जाने क्या क्या बना लिया था। पूड़ी, कचौड़ी, 3 तरह की सूखी रसेदार सब्जियां, ठेठ पहाड़ी रायता, मीठी चटनी। बम्बई में भी उसने उत्तराखंड के स्वादिष्ट पकवानों की महिमा का पूर्ण रूप से साकार कर दिया। मैं अवाक देखती रह गई। कुमाऊं के पकवान देखने में जितने ही आडंबरहीन और अनाकर्षक होते हैं, खाने में उतने ही स्वादिष्ट और मौलिक। उन सरल पकवानों की भूमिका कितनी दुरूह होती है ये मैं जानती हूँ। अरे, ऐसे कुरकुरे सिंगल तो पहाड़ की बड़ी बूढ़ियां भी नहीं बना पाती। और यह करड़ी ककड़ी कहाँ से मिल गई तुम्हें? पहाड़ी करड़ी ककड़ी के पीले गंडे से कलेवर को मैंने ठीक ही पहचाना था। बाबूजी अल्मोड़ा से लाए थे। ठीक उसी दिन मुझे तुम्हारा तार मिला था तो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दी थी। सोचा तुम आओगी तो ठेठ पहाड़ी दावत करूंगी। ये रायता राज्यम को भी बहुत पसंद है, क्यों है ना राज्यम? पर उसकी पड़ोसन को उत्तर देने का अवकाश ही कहाँ था। रायते का डोंगा लगभग साफ करने के बाद वो शुद्धा कातर भिक्षु की भांति कचौड़ियों के अंबार पर टूट पड़ी और मुझे अपनी लोलुपता को रंगे हाथों पकड़ लिया गया देख बड़ी ही मोहक हंसी से घायल करती हुई कहने लगी, क्या गजब का खाना बनाती हो नीरा। इसी से तो आज इतना खा रही हूं। अपने होटल का खाना तो एकदम भूसा है इसके सामने। पर मैंने प्राय देखा है कि डाइटिंग के चक्कर में बंधी हुई ये आधुनिकाएं दावतों में अपनी इच्छा से ही अपनी जीभ पर लगे अंकुश को दूर पटक देती हैं और भूखे कंगालों की भांति खाने पर टूट पड़ती हैं। क्यों? तुम्हारे सुख्यात होटलों में तो सुना है चित्र जगत के सितारों का नित्य मेला सा जुटा रहता है और उनके नाम कई कमरे स्थायी रूप से आरक्षित रहते हैं। मेरा स्वर कुछ अधिक व्यंग्यात्मक हो चुका था। अजी उनकी बात छोड़िए। वो अब 2 कचौड़ियों को रोल कर आलू दम के एक भीम आलू से पेट फुला बड़ी नज़ाकत से कुतरती हुई कहने लगी, वे क्या यहाँ खाना खाने आते हैं? फिर वे कुटिल रहस्यमयी कनखियों से मेरे नंदोई को देखकर मुस्कुराई, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपनी कहानी उपन्यासों में ऐसी असंख्य प्रेम सिक्त कुटिल कनखियों का वर्णन करते करते अब किसी भी स्वयं दूती नारी के अंतर मन के छाया चित्रों को मैं ना चाहने पर भी किसी एक्सरे प्लेट में उभरे हुए अस्थि कोटर को स्पष्ट देख लेती हूँ। उस दिन दावत लगभग 3 घंटे चली। इस बीच उस चपला सुंदरी पड़ोसन की उपस्थिति ने मुझे अपनी सरल नंद के प्रति आशंकित ही किया था। खाने के बाद अचानक याद आया कि मीठी खीर के पश्चात तो वो सबसे ज्यादा अनिवार्य भारतीय मुखशुद्धि का प्रबंध करना तो भूल ही गई है। हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी कि अब पान खाती हैं। वैसे तो चौपाटी दूर नहीं है पर अरे क्या पर करता। उसकी कैबरे नर्तकी सी पड़ोसन हंसती हुई उठ गई। हम अभी लाएगा। चलो तो महेश, निकालो अपना स्कूटर। मैं स्तब्ध रह गई। इतनी रात को क्या ये लड़की इस अधखुली मैक्सी में महेश की कमर में हाथ डालकर मेरे लिए पान लेने जाएगी? नहीं नहीं, मुझे पान की कोई ऐसी आदत नहीं है, मैंने कहा। पर मेरी भोली ननद के चेहरे पर अपनी सखी के प्रति कृतज्ञता की सहस्त्र किरणें फूट रही थी। प्लीज राज्यम, जा रही हो तो पूड़ा भर लेती आना, फ्रिज में रख दूंगी। और फिर मेरी भयत्रस्त आंखों के सामने वो अपनी सखी के सहचर की कमर में हाथ डाले हवा सी निकल गई। बड़ी देर बाद दोनों पान लेकर लौटे तो मैंने कठोर दृष्टि से महेश को घूरा। उसे मैं क्या आज से जानती थी? फटे कोट की बाह से नाक पोंछता हुआ अक्सर ही हमारे यहाँ कभी पिता के लिए शिव पुराण तो कभी विष्णु पुराण मांगने आता था। उसके पिता गोविंद वल्लभ पांडे हमारे कुल पुरोहित थे और मेरा ही नहीं, सब भाई बहनों का षष्ठी पूजन उन्होंने ही किया था। मैं देख रही थी कि महेश मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा है। जब नीरा की पड़ोसन विदा हुई तब नीरा मेरा बिस्तर लगाने मेरे कमरे में आई। भाभी, कैसी लगी आपको मेरी सहेली?
है ना गजब की लड़की। इसके होटल में कोई भी वीआईपी अतिथि आए, इसकी ड्यूटी ना हो तब भी इसी को बुलाया जाता है। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी सखी के व्यक्तित्व की सृष्टि ही विधाता ने पुरुषों का आतिथ्य निभाने के लिए की है, मैंने कहा। पर भोली भाली नीरा मेरे उत्तर के व्यंग को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल चुकी थी। वह फिर उसी उत्साह से कहने लगी, है तो मद्रासी, पर रंग तो हम तुमसे भी गोरा है। उस पर कपड़े पहनने में तो इसका जवाब ही नहीं है। भाभी चाहे कुछ भी न पहने ना तो भी हीरे जैसी दमकती है। वो तो देख ही लिया, मेरा रूखा स्वर उसके चिकने घड़े पर तेल सा ढरक गया। अच्छी लगी ना तुम्हें भाभी? नहीं, ना चाहते हुए भी मेरे हृदय की बात होंठों पर फिसल गई। क्यों? चादर की सिलवटें ठीक करते हुए उसके दोनों हाथ वहीं रुक गए। इसीलिए कि मुझे स्कूल कॉलेज ना जाने वाले लड़के और ससुराल ना जाने वाली लड़कियां ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। मैं हंस पड़ी। तो क्या हो गया, उसके पति तो यहाँ आते जाते रहते हैं ना, फिर बेचारी करे भी तो क्या, सास उसकी बहुत तेज है भाभी। मैं 3 दिन तक नीरा की अतिथि बनी रही और उन 3 दिनों की संक्षिप्त अवधि में ही उसकी उस चतुरा पड़ोसन का व्यवहार मुझे स्तब्ध कर गया। रोज वे महेश के ऑफिस जाने तक नीरा के यहाँ ही डटी रहती। मैं अपने कमरे से ही देखती वो महेश के कमरे में बैठी खिलखिलाकर हंसती रहती और मेरी मूर्ख ननद चौके में भाड़ झोंक रही होती। चाय नाश्ता वहीं से लेकर वह होटल जाती और 5 बजे लौटती। फिर अपना ताला खोलने से पहले वो नीरा की ही घंटी बजाती। रात को भी उसका खाना नीरा के यहीं पर रहता। बड़ी रात तक ताश का गेम चलता रहता। गिलासों की खनक। मैं जान जाती कि ताशों के जोर जोर पटके जाने और असंस्कारी कहकहों के पीछे किसी गहरे जलापान का बहुत बड़ा योगदान है। स्कूटर की घर घर सुन मैंने खिड़की से झांका। महाराज पृथ्वीराज की मुद्रा में महेश पीठ पीछे लिपटी संयुक्ता को लेकर शायद मेरे ही लिए पान लेने जा रहा था। जी में आया उसी क्षण अपनी उस सांसारिक बुद्धिहीन ननद को कमरे में बुलाकर झाड़ दूं, झापड़ कस दूं। पर 3 दिन के लिए जिस स्नेही ननद के घर में अतिथि बनकर आई थी, उसके निर्मम चित्त से संदेह का व्यर्थ बीजारोपण कर मुझे मिलता ही क्या? हो सकता है कि वो संदेह मेरी आवश्यकता से अधिक संस्कारग्रस्त देहाती चित्त की कल्पना मात्र ही हो, क्या पता। आधुनिक पतिव्रता की मान्यताएं अब हमारी मान्यताओं से तो भिन्न हो चुकी हैं। वो पति को ऐसी स्वतंत्रता स्वेच्छा से ही दे देती हैं। फिर भी चलते चलते मैंने उसे सावधान कर ही दिया। देखो नीरा, तुम बहुत भोली हो। फ्लैट का जीवन निश्चय ही कुछ अंशों में मनुष्य के जीवन को अनुभवों से समृद्ध ला करता है, किंतु इसके लिए तुम फ्लैट वासियों को अपनी एक बहुमूल्य धरोहर खोनी भी पड़ती है। वो है तुम लोगों की प्राइवेसी। किसी भी परिवार के सुख के लिए प्राइवेसी का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो तुम्हारी एक छींक, खांसी या डकार पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं रहता। उसी क्षण वो दूसरे परिवार की छींक, डकार या खांसी बन जाती है। तुम्हारी सखी से तुम्हारी ऐसी मित्रता देखकर बहुत अच्छा लगा, किंतु एक अंग्रेजी की कहावत सुनी है, अंतरंगता घृणा की जननी होती है। इसे कभी मत भूलना नीरा। हाय भाभी, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से लड़ूंगी? मैं फिर कह ही क्या सकती थी उसकी ये बात सुनकर। मैं जब रात की गाड़ी से चलने लगी तब नीरा की पड़ोसन फिर मेरे लिए स्कूटर पर भागती हुई पान लेने गई। मैंने पूड़ा बटुए में डाल दिया और जैसे ही स्टेशन पीछे छूटा मैंने बंधा हुआ पूड़ा खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर 1 वर्ष तक मुझे नीरा की कोई खबर नहीं मिली। पिछली बार एक शादी में पहाड़ पर गई, तब उसकी माँ मुझे मिली। कभी उनकी गाई हुई घोड़ी बनना के बिना कोई भी विवाह उत्सव संपन्न नहीं होता था। और उस दिन वो एक निर्जन कोने में ऐसी बैठी थी। पहले तो मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। नन्हे से घूंघट की यवनिका में उनका उतरा कुम्हलाया चेहरा देखकर मैं स्तब्ध रह गई। क्या हो गया था मेरी इस आनंदी सास को? अभी 2 वर्ष पूर्व नीरा के भाई की शादी में उन्होंने मेरे ससुर के सूट बूट में लैस हो कभी गोरे साहब और कभी पहाड़ की सरल ब्राह्मणी का अपूर्व अभिनय कर हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। किसी अनुभवी कैट्राक्यूलिस्ट की गुड़िया की भांति वो कभी मोटी मर्दानी आवाज में गोरे साहब का प्रणय निवेदन करती थी और फिर तत्काल कंठ का पैंतरा बदलकर जनानी कांपती आवाज में थर थर आकर गाती, हाथ जो हूं गोरा जी, मैं तो बीबी बामनी।
मैंने उन्हें देखते ही हंसकर ढोलक उनकी ओर लुढ़का दी। लो चाची, क्यों मुंह लटकाए बैठी हो जाए एक कड़कती सी घोड़ी। दुर्बल हाथों से ढोलक को मेरी ओर वापस लुढ़का दिया। उन्होंने अपनी डबडबाई आंखें फेर ली। मेरी देवरानी ने मुझे चिकोटी काटी। क्या कर रही हो दीदी? आज पहली बार तो औरतों में आकर बैठी हैं। नहीं तो अम्मा जी ने तो पलंग ही पकड़ ली थी। क्यों? मैंने फुसफुसाकर पूछा। अरे सुना नहीं तुमने? अभागा महेश नाक कटाकर अपनी पड़ोसन के साथ नौकरी छोड़ छाड़ मद्रास भाग गया है। नीरा का तार पाकर बाबूजी भी उसे यहां लेवा लाए। पर लाने से क्या होता है? दिन रात कमरे में गुमसुम सी पड़ी रहती है। कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। कहते हैं दिमाग का मर्ज है। किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। हृदय पर कोई बहुत बड़ा धक्का लगा है। इससे बड़ा आघात किसी नारी को और क्या हो सकता है? और लग भी क्या सकता है? मैं उस आनंद उत्सव के बीच सिर लटकाए बैठी चाची की उस वेदना विधुर चेहरे की ओर दूसरी बार आंख उठाकर भी नहीं देख पाई। चलने लगी तो देवरानी चांदी की तश्तरी में पान लेकर आई। लो भाभी, मैं तो भूल ही गई थी तुम पान खाती हो। ठीक 1 वर्ष पहले ये शब्द नीरा ने भी कहे थे। नहीं, मैं अब पान नहीं खाती, कहकर मैंने तश्तरी खिसका दी और उठ गई। वैसे तो नीरा की सौत मेरे लिए पान न लेने जाती तब भी होनी होकर ही रहती, पर मुझे बार बार यही लगता कि यह पृथ्वीराज संयुक्ता की जोड़ी यदि आधी आधी रात को मेरे लिए पान लेने ना जाती तो शायद नीरा का उतना बड़ा सर्वनाश भी ना होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपने समस्त परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।